हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाती हूँ। थी उसकी वापसी। उसके निकलने से घंटा भर पहले सरिता आ पहुँची थी। उससे मिलने कोई और वक्त होता तो वह 100 गिले शिकवे करती अपनी प्यारी ननद, अपनी बचपन की सखी सरिता से। पर जब से आई थी, इतने तनाव, कलेश और परेशानी में फंसी थी कि उसे समय भी कहाँ याद रहा था। एक बार सरिता को फ़ोन ही कर लेना। सरिता का ससुराल स्टेशन के पास ही रमेश नगर में है। कुल आधे घंटे का रास्ता है यहाँ से। पर पता नहीं क्यों वह कल बुआ के घर भी नहीं आई थी। आज आई है जब समय ही नहीं बचा है बैठकर 2 बातें करने का। सरिता आई तो जैसे उसकी रुकी हुई सांस भी चलने लगी थी। बचपन में उसका मायका तथा ससुराल दोनों परिवार एक ही मोहल्ले में रहते थे। दोनों साथ साथ पढ़ी थी, एक ही कक्षा में। पक्की सहेलियाँ थी दोनों। सूखे कुएं के पीछे बुढ़िया के घर से अमरूद तोड़कर चुराने हो या पेट दर्द का बहाना कर स्कूल से छुट्टी मारनी हो, दोनों हमेशा साथ होती थी। 7वीं 8वीं तक आते आते तो दोनों की कारगुजारियाँ जासूसी एवं रोमानी उपन्यास पढ़ने का कभी कभार मौका पाते ही सपना टॉकीज में छिपकर पिक्चर देख आने तक बढ़ गई थी। क्या मजाल कि दोनों के बीच की बातें की तीसरे को भनक तक लग जाए। उसके बाद साथ छूट गया था। सरिता के पिता का तबादला हो गया था। बाद में जब किसी बिचौलिए की सहायता से सरिता का रिश्ता नीलाभ के लिए आया तो सबने स्वीकृति की मुहर इसलिए लगाई थी कि कभी दोनों परिवार एक दूसरे के साथ एक ही मोहल्ले में रहते थे, जानते हैं एक दूसरे को। सप्ताह का एक दिन ऋचा की क्या थी गलती। दूसरी ओर वह भी डॉक्टर पति पाने से भी अधिक पसंद था उसे सरिता को ननद के रूप में पाने की हुई थी। आज तक बदला नहीं है वह रिश्ता। ये बात छिपी तो नहीं किसी से, फिर भी जीजी ने उस पर दबाव बढ़ाने के लिए सरिता को बुला भेजा था। उन्हें शायद लगा था कि इस विषय में सरिता अपनी सखी का नहीं बल्कि माँ तथा जीजी का ही साथ देगी। आखिर उसे भी तो कुछ नहीं बताया गया था, वह धोखे में ही थी। आते ही सरिता उसके गले लग गई थी। 3 दिनों में पहली बार आंसू झलक आई थी उसकी। आंसू भी शायद तभी बहते हैं जब कोई पूछने वाला हो।
सामने उसने इतना बड़ा सच छिपाया था सरिता से भी, पर उसे जरा भी बुरा नहीं लगा था। उसने तो अहमियत ही नहीं दी इस बात को, जिस बात को जानने का कोई कारण ही न हो। उसे न भी बताई जाए तो क्या हर्ज है। सबको सुनाकर कहा था सरिता ने, वे सब बड़े हैं तो क्या दूसरे को सिर झुकाकर उनकी हर जायज नाजायज बात माननी पड़ेगी। नीलाभ चपरासी को भेजकर अक्सर के पीछे छिपी उनकी मंशा को भाप नहीं पाई थी। ट्रेन 4 घंटे लेट थी। ससुराल का ड्राइवर स्टेशन पर उसका इंतजार कर रहा था। घर पहुंची तो वहां की हवा में कुछ भारीपन सा लगा। माँ व जीजी दोनों ही कुछ उखड़ी उखड़ी लग रही थी। सोनू को भी दोनों में किसी ने उलझ कर पहले की भांति गोद में उठाकर लाड प्यार की बौछार नहीं की। उसका जी तो उस समय हुड़क गया। जेठानी प्रभा औपचारिक नमस्ते के बाद रसोई में जा घुसी। कुछ देर बाद चाय नाश्ता और सोनू का दूध रखकर फिर गायब हो गई थी। नौकर से कहकर माँ ने उसका सामान ऊपर वाले छोटे कमरे में रखवा दिया। शाम 5 बजे बुआ के घर के लिए निकले। वह अभी ऊपर जा कर आराम करने की हिदायत देकर दोनों उस बैठक में अकेला छोड़कर निकल गई। उसका व सोनू का खाना भी जीजी ने ऊपर ही भिजवा दिया था, जिसका एक निवाला तक उसके गले नहीं उतरा। 4 साढ़े 4 बजे वह नीचे आई तो देखा माँ ने पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी ननद के घर जो नेग लेकर जाने हैं वे सब पलंग पर फैला रखी थी। उसे सब दिखाती हुई माँ बोली, छोरियाँ चाहे बूढ़ी ही क्यों न हो रहेंगी छोरियाँ ही न घर की। माई बाबू और भाई का साया सिर पर से उठ गया तो क्या हुआ, भौजी तो जिंदा है न भी। मेरे होते कभी मायके की कमी नहीं अखरेगी। तुम्हारी बुआ को इतने दिनों बाद आई है, उसके घर में खुशी सारी बिरादरी देखेगी, इसलिए करना पड़े हैं ये सब। फिर पता नहीं क्या सोचकर वह उठी और अपनी तरफ से बुआ को देने लाए हुए उपहार निकाल लाई। बुआ तथा उनकी बहू की साड़ी व नवजात पोते के लिए चांदी के तार में काले मोतियों वाले कड़े लाई थी। वह माँ को दिखाकर यह सामान भी उसने अन्य वस्तुओं के साथ पलंग पर रख दिया। कुछ भी हो, बिरादरी के सामने घर की बातों को ढककर ही रखना पड़ता है। बहू होकर वह अलग से कैसे करेगी लेन देन। रुदाली क्यों रोती थी गिरवी। मन की कड़वड़ाहट मन में ही दबा ली उसने इस समय। कुछ देर पहले तो माँ ने छोरियाँ जनने वाली डायन कहा था उसे। मुझे तो पहले से ही शक था कि ये अपना जाया नहीं है। जीजी बोली थी। दोनों आंगन में चारपाई डाले साग बिन रही थी। उन्हें पता नहीं था कि वह आंगन के ठीक ऊपर लगे लोहे के जाल की मुंडेर पर खड़ी सुन रही है। अभी नहाकर निकली थी। वह सफर में पहने अपने व सोनू के कपड़े धो डाले थे। उसने तार पर सूखने को डाल रही थी। इस औरत को पता नहीं क्या जादू कर रखा है। अपना नीलाम तो ऐसा कभी नहीं था। इतने साल भनक
तक नहीं लगने दी सच्चाई की। अब जो भी है इस सफाई से पीछा तो छुड़ाना ही होगा भाई का। जीजी की जहरीली पुकार तो उसे वो रोम रोम जल उठा था। कोई स्त्री इतनी कठोर कैसे हो सकती है। माँ कहती है उनका बेटा उसके बहकावे में आ गया है। बेशक अलग गृहस्थी बसाकर बैठी है, पर बहू है घर की। बहू बनकर रहें, सिर पर चढ़कर नाचने न देंगी। नीलाभ अनाथ नहीं है, उसके सिर पर माँ का साया है अभी। बहू होकर इतना बड़ा निर्णय लेने का उस अकेली को कोई हक नहीं है। भीतर की सारी उथल पुथल भीतर ही समेटे। ऊपर से के पीछे गेट वाले रास्ते पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी कम थी। पूजा जब पैसे देकर कॉलेज के अंदर आई तब तक उसकी सहेलियां आके निकल गई थी। तभी अचानक किसी ने पूजा को दबोच लिया। उसने चीखने की कोशिश की तो तुरंत मुंह है वो मजबूत हाथों ने चुप करा दिया। पूजा की असमत लौटने से पहले लोगों ने उसे नहीं छोड़ा। वे 2 दिन थे जब पूजा इस हालत में लड़खड़ाती हुई अपने कैंपस में पहुंची तो उसकी हालत देखकर वहां कोहराम मच गया। अजंता भी वहां पहुंच गई थी। सभी पूजा को सांत्वना दे रहे थे। कुछ आवाजें उसे समझाने की कोशिश कर रही थी तो कुछ उसे दबा दिया जाए, अन्यथा इससे पूजा के भविष्य पर असर पड़ेगा। पर एक आवाज़ थी जिसने पूजा से कहा, उठो और अभी पुलिस स्टेशन चले। उसे अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ पूरी ताकत लगाकर लड़ना चाहिए। यह आवाज़ शशांक की थी। फिर क्या था दीपिका का फैसला? यह लड़का क्या बकवास कर रहा है? अजंता ने पहचानी आवाज़ की ओर देखा तो प्रशांत खड़ा था। आप यहाँ? हाँ, तुम्हारे फ्लैट पर गया तो बंद था। अजंता के सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत ने कहा, मुझे लगा कॉलेज में चल रहे इवेंट की वजह से तुम शायद अब तक कॉलेज में होगी, सो यहाँ चला आया। यहाँ देख तो ये कांड हुआ है। जरूर इस लड़की ने जो शॉर्ट स्कर्ट पहनी हुई है वह इसकी इस हालत की जिम्मेदार है। अजंता और प्रशांत की बहस चल रही थी। अब नौकरी का सवाल था, मना नहीं कर सकता था। 2 दिन बाद बाबा का फोन आया कि वैशाली ऑफिस जाने लगी है। देर रात भी लौटी। राजीव ने बात करनी चाही तो वह अपना मोबाइल नहीं उठाया। दोबारा किया तो स्विच ऑफ मिला। लौटकर राजीव ने पूछा, वैशाली, मैंने तुम्हें काम पर जाने के लिए मना किया था। मेरा घर बैटमैन नहीं लग रहा था। वैशाली संक्षिप्त सा उत्तर था। राजीव की समझ नहीं आ रहा था कि अमन अंसारी की संकुल से कैसे वैशाली को छुड़ाएं। आज वह मान रहा था कि पत्नी को अपनी फर्म में रखवाना उसकी बहुत बड़ी भूल थी, जिसका खामियाजा आज वह भुगत रहा है। उसे यह सोचकर बहुत अजीब लगता कि सॉल्ट लेक के अपने आलीशान बंगले को छोड़कर अमन जी जब तक गेस्ट हाउस में कैसे पड़े रहते हैं। सुना था कि उनकी बीवी उन्हें 2 महीने में ही तलाक देकर अपने किसी प्रेमी के साथ चली गई थी। कारण जो भी रहा, यह बात तो साफ थी कि अमन एक दिलफेक तबीयत का आदमी है। वैशाली का जो व्यवहार था वह दिन पर दिन अजीब सा होता
जा रहा था। कभी वह रोती तो कभी पागलों की तरह हंसती। उसकी ऐसी हालत देखकर राजीव ने उसे समझाया, वैशाली तुम कुछ मत सोचो, तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ हैं, पर प्लीज़ दिल पर बोझ मत लो। तब वह राजीव के सीने से लगकर सिसक पड़ती, जैसे लगता कि वह आत्मग्लानि की आग में जल रही हो। राजीव के समझ में नहीं आ रहा था कि वह पत्नी को कैसे समझाए कि वह किस हालत की मारी है। वह गुनाह किसी और ने किया और सजा उसे मिली। अपने ही ख्यालों में उलझा राजीव हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसके मोबाइल पर घर का नंबर आ रहा था। उसने फ़ोन उठाया तो माँ ने कहा, बेटा वैशाली बाथरूम में गिर गई है। तीसरा बलिदान। क्या कभी खुश रह पाई अन्या? अस्पताल में भर्ती किया तो पता चला कि फिर मेजर स्ट्रोक आया था। यहाँ कोलकाता के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। तब उसे दोबारा वेलूर ले जाना पड़ा। बॉस अमन अंसारी भी साथ गए। इस बार भी सारा खर्चा उन्होंने किया। राजीव के पास जितनी जमा पूंजी थी वह सब कोलकाता में ही लग चुकी थी। क्या करता, इलाज भी करवाना ज़रूरी था। वह अपनी आंखों के सामने वैशाली को बिना इलाज के मरते भी तो नहीं देख सकता। बिना पैसों के वह कुछ भी नहीं कर सकता। न उसके पास सिफारिश है न पैसा। आजकल बात बात पर पैसे की ज़रूरत पड़ती है। लाखों रुपए इलाज में लगे। 2 महीने से वैशाली वेलूर के आईसीयू में थी, जिसका रोज़ का खर्चा हज़ारों में पड़ता था। डॉक्टरों की विजिट, फीस, आने जाने का किराया कहाँ कहाँ तक वह चुकाता। इसलिए पैसों की खातिर राजीव ने अपनी वैशाली की हालत से समझौता कर लिया। उसे इसको स्वीकार करने में कोई हिचक महसूस नहीं होती। अब तो वैशाली बेड पर ही जिंदा लाश थी, जो बोल न सकती थी, पर उसकी आंखों सब बता गई जो वह मुँह से न कह सकी। राजीव रो पड़ा। मन करता कि आज कर अमन को गोली मारकर जेल चला जाए, पर वही मजबूरियां एक आम आदमी होने की सजा भोग रहा था। वैशाली का शरीर का निचला हिस्सा निर्जीव हो चुका था, लेकिन राजीव ने उसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार किया करता और ताउम्र प्यार करता रहेगा। उसे कैसे नफरत करे। बहुत अच्छा। कल तुम थिएटर चले जाओगी क्या? घबराओ मत, आर्मी वाले सादी ड्रेस में तुम्हारे आसपास ही रहेंगे। मैं यदि तुम्हारे साथ रहूँगा तो वह कल भी पकड़ में नहीं आ पाएगा। दूसरे दिन सुबह नेहा थिएटर जाने के लिए निकली तय समय पर नेहा वहां पहुंच गई थी। थोड़ी देर में बादल वहां मोटरसाइकिल से आया। थोड़ी देर में आर्मी वालों ने उसे दबोच लिया। उसे भागने का मौका नहीं मिल पाया। आर्मी वालों को देखकर बादल को गुस्सा होने लगा। धोखा दिया तुमने नेहा, ये ठीक नहीं किया। तुम्हें यह बहुत महंगा पड़ेगा। अरे तुम हमारे भारत माता को धोखा दे रहे हो, इसलिए तुम्हारे साथ विश्वासघात करने का मुझे कोई दुख नहीं है। थोड़ी देर में प्रभास वहां पहुंचा। उसे देखते ही नेहा रोने लगी। बस बस, अब रोने के दिन खत्म हो गए। जल्दी हम कुछ दिनों के लिए गांव के लिए जाएंगे। प्रभास के शब्दों से नेहा को साहस मिला और उसके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो गई। लेकिन कभी कभी बादल की आंखें और उसकी आवाज़ के बारे में सोचकर वह डर भी जाती। सो बात नहीं बनेगी। तुम मुझे हर्ष का फ़ोन नंबर दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शाम को हर्ष रितु के घर आया। रितु ने हर्ष को चाय पानी के दौरान कुछ बातें समझाई और उसे
इस परेशानी से निकलने का रास्ता भी समझा दिया। हर्ष रितु की बातें समझ गया, इसलिए वह महक को कभी कभार रितु के घर छोड़ देता और माँ से कहता कि उसका डॉक्टरी इलाज करा रहा है। एक दिन हर्ष ने महक से कहा, तुम माँ से कह दो कि खुशखबरी है, आगे मैं संभाल लूँगा। महक ने सास से दादी बनने की बात कही तो वह खुशी से झूम उठी। देखा, मैं कहती थी कि सत्संग से भगवान जल्दी सुनता है, तब तुम ज़्यादा घुमा फिरा मत करो। अब सरला अपनी बहू का ध्यान रखने लगी। 5 महीने के बीतने के बाद ही महक को अपना सामान बांधते देख सास ने पूछा, तुम कई बार जा रही हो? हाँ माँ, महक अपने मायके जा रही है, हर्ष ने कहा। लेकिन बेटा, उसे कभी इस हालत में इतनी जल्दी वहाँ क्यों भेज रहा है? वहाँ इसकी भाभियाँ ध्यान नहीं रख पाएगी। माँ, मैं जानता हूँ, पर कैसे समझाऊँ? बड़ी उम्र में प्रेगनेंसी के दौरान कुछ खास इलाज की ज़रूरत होती है, इसलिए उसे बार बार डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। ऐसा कहकर हर्ष महक को ले कर चला गया। रितु ने महक को बताया कि मेरे कहने पर हर्ष ने सिरोगेट मदर की है। वह 9 महीने बाद तुम्हें बच्चा सौंप देगी। तुम पर किसी को शक न हो, इसलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। लेकिन इतना समय यहाँ रहकर मैं क्या करूँगी? महक ने पूछा। अरे घूमो फिरो, अपनी पसंद की फिल्में देखो, यहाँ सांस का डंडा नहीं। फिर वो दोनों हंस पड़ी। उधर सरला बार बार हर्ष से महक को वापस आने को कहती। देखा बेटा, मैं उसको कोई काम नहीं कराऊंगी, उसे आराम कराऊंगी, बस तुम यहाँ ले आ। सबसे बड़ा रुपया शेखर व सरिता को इस बात का हुआ एहसास। माँ, तुम कुछ नहीं समझती हो। डॉक्टर ने उसे मुझसे दूर रहने को कहा है ताकि केस खराब न हो। ये बात है। तुमने पहले क्यों नहीं बात बताई? चल, जैसी तेरी मर्जी। फिर वह दिन भी आया जब सिरोगेट मदर ने एक बेटे को जन्म दिया। उसने हर्ष को फ़ोन पर बताया। फिर हर्ष ने उस समझौते के मुताबिक पैसे दिए। कुछ दिन बाद हर्ष व महक अपने बेटे के साथ घर में आ गया। सरला ने आशीर्वाद देते हुए अपनी बहू व पोते का स्वागत किया। कमरे में जाते ही महक हर्ष लिपट गया। तुमने जो ये खुशी के पल मुझे दिए हैं, वह मेरे लिए अनमोल है। थैंक यू, धन्यवाद। यह स्टोरी आपको कैसी लगी? प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।